हेलो स्टूडेंट आज हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ अवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट अभी तक हमने जो दो डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, एक तो किया है आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक किया है आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों बाइनोमियल और पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, ये आपके क्या हैं, ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इसमें होता था। आप इसको कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ थे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा स्टूडेंट। वो जो इसमें जो रैंडम ये थे वो थे आपके 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। मतलब इसमें जो हमने रैंडम वेरिएबल होते थे वो डिस्क्रीट होते थे। लेकिन अब हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नहीं होगा, मतलब वो कंटिन्यूस में होगा। जो मतलब आपकी वैल्यू, मतलब जो आपकी आर की वैल्यू यहाँ पर जो ले लेते थे हम, आर की वैल्यू आप ले लेते थे 1, 0, 1, 2, 3 और ये जो ले लेते थे इस तरह वैल्यू, अब यहाँ पर आर की वैल्यू डिस्क्रीट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या होगी, नॉट डिस्क्रीट नहीं होगी। अब यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट, अब जो आर की वैल्यू हम लेते हैं वो आर की वैल्यू को हम, जो आर की वैल्यू थी यहाँ पर, वो आर की वैल्यू अब यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देंगे एक्स में। और एक्स की जो वैल्यू है, ये जो एक्स की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, ये लाइज इन एन इंटरवल। और ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल जो है ये लाई करेगा -∞ इज लेस देन एक्स और इज लेस देन +∞ के बीच में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें पहले वाले में क्या था, डिस्क्रीट था, इसको आप क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान देनी है। और अगर अब इसमें एक आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, हम इसमें जो कहते हैं ना स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये चीज़ का इसमें ध्यान देना है कि भाई इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर एक तो इसमें जो आपका कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होगा। और कंटिन्यूस में इसमें आप ये भी कह सकते हैं, इसको दूसरा नाम कंटिन्यूस में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसमें आप ये कह सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो स्टूडेंट ये आपकी बुक में भी वैसे दी हुई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन। ये क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स ऑफ ए, किसका, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ नंबर 1। दो चीज़ें यहाँ पर एक बार फिर बताता हूँ। ए फंक्शन एफ एक्स ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ, यहाँ पर आपका ये कंटिन्यूस हो जाएगा, और एफ एक्स डी एक्स ये जो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये होता है 1 के बराबर। दूसरी क्या होती है इसमें कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल, द प्रोबेबिलिटी that random variable lies between A and B is given by the area bounded by the curve x-axis and the ordinate x equal to a
एंड x इजिकल टू बी। ये हम बाद में समझेंगे कि भाई एरिया इनके द्वारा कैसे बाउंडेड है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। मतलब p क्या होगा, a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू b, और ये हो जाएगा f(x) इजिकल टू f(x) dx। ठीक है, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं इसमें। मतलब अब यहाँ पर ये तो आपने देख लिया, आपने यहाँ पर देखा था कि जो r की जो वैल्यू है वो rx है, उसमें rx है, और x जो है वो लाई करता है एक इंटरवल के बीच में -∞ टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमने x किसके बीच में ले लिया, इसमें जो डेफिनेशन में इसमें ले लिया a टू b, मतलब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये लाई किस किस के बीच में करेगा, -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। अब देखो इसमें दो चीज़ आपने देखी, एक तो देख लिया कि एक तो r तो आपने किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट, x में चेंज कर दिया, और x क्या है, लाइज इन एन इंटरवल, ये आपने देख लिया यहाँ पर इंटरवल में। और ये x क्या है, क्या ये, इट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वाली बात अभी इसी में स्टार्ट हुई है। अब आप ये कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हम उसे डिफाइन करते हैं कि इस तरह के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली ये स्टूडेंट होता क्या है, अगर मान लिया आपका x एक इंटरवल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और उसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जब हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर म्यू अगर आपका हम ले लेते हैं मीन, और सिग्मा हम ले लेते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, देन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो फंक्शन आपका क्या होगा, f(x) इजिकल टू 1/सिग्मा रूट 2 और e रेज टू द पावर माइनस x माइनस में म्यू इस पूरे का स्क्वायर, इसका डिवाइड बाई, ये इसका डिवाइड बाई है 2 सिग्मा का स्क्वायर। तो ये चीज़ का ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आप x एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, म्यू आपका मीन है, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) इजिकल टू 1/सिग्मा रूट 2 e रेज टू द पावर माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पर आपने स्टूडेंट ध्यान रखनी है क्योंकि इसका बार बार यूज करें होगा आपका। और ये x जो है, x लाइज बिटवीन, ये x लाइज बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, आप ये भी कह सकते हैं -∞ इज लेस देन x और इज लेस देन में +∞। तो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ की ध्यान देना है स्टूडेंट, अगर मान ले यहाँ पर जो अपना सेकंड पॉइंट जो अपना स्टार्ट होता है स्टूडेंट, वो यहाँ पर ये है, अगर हम इसके अंदर जो अभी आपने ये किया है, ये फार्मूला किया है, अगर इस फार्मूले के अंदर वेरिएबल की जो ये वेरिएबल है आपका x है, या आप इसके कहते हैं म्यू, जो मीन आपने निकाला म्यू मीन, अगर हम इसके अंदर म्यू बराबर है, यहाँ पर म्यू बराबर है मीन, अगर मीन म्यू हम रख देते हैं इजिकल टू 0, तो तब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, f(x) इजिकल, और हमें मीन इस पे ही निकालेंगे, क्यों निकालेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, 1/सिग्मा रूट 2 और e रेज टू द पावर -x का स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया -x स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट, ये आपने यहाँ से देखी। अगर आप इसको म्यू अगर आप 0 कर देते हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 e माइनस x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपने इतनी ध्यान रखनी। अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का हमने ध्यान देना स्टूडेंट, जो ये फंक्शन f(x) जो अभी आपने देखा था, f(x) इक्वल टू 1/सिग्मा रूट 2 और e रेज टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वेयर और डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वेयर, ये था 2 सिग्मा का स्क्वेयर। तो ये जो चीज़ आपने देखी थी स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये है क्या, ये आपका क्या है, ये मतलब ये फंक्शन जो f(x) है ना, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी एट फिक्स्ड पॉइंट। ये जो गिव्स है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी एट फिक्स्ड
पॉइंट। ये अब जो प्रोबेबिलिटी देगा ना, ये पर्टिकुलर एक किसी फिक्स्ड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देगा, मतलब कोई फिक्स्ड पॉइंट पे। मतलब अगर आपकी x की वैल्यू, अगर ये x की वैल्यू किन्हीं दो पॉइंट के बीच में लाई करती है, अगर ये x की वैल्यू आपके किसी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी कितनी, आप मान ले कि किसी के बीच में लाई करती है, अगर आप x की वैल्यू के बीच में किसी प्रॉपर पॉइंट के ऊपर, x की वैल्यू के बीच में अगर आप किसी प्रॉपर पॉइंट के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे, तो उसे आप ये कहेंगे कि ये उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ये ध्यान रखने की बात है आपका, क्योंकि आप इसमें इंटरवल में लेते हैं और इंटरवल के बीच में जो एरिया आएगा मैं अभी आपको समझाऊंगा उसमें। उसके बाद है स्टूडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। अब ये आप यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल, एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है ना, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज बेल शेप्ड कर्व। मैं सबसे पहले तो वही बताता हूँ आपको, इट इज बेल शेप्ड कर्व। मतलब क्या हुआ आपका, ये आपने यहाँ ले लिया तो ये हो गया स्टूडेंट, ये बेल शेप्ड कर्व आपका हो गया। इसमें क्या होता है, ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, ये म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा, ये आपका पॉइंट क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट आप ये यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका पॉइंट 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर -1 है, ये -2 है, और ये आपका -3 है। तो यहाँ जो ये पॉइंट है ये म्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर जो मीन मोड मीडियम, मतलब x मीन म्यू कह लो या x बार मीन मोड MD और मीडियन, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आपका z आपका मोड ले लो, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इसमें मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मान ले किसी एक पर्टिकुलर इसके बीच में, मान ले यहाँ से आप ले लेते हैं ये आपने ले लिया कि ये जो पॉइंट लगता है ना स्टूडेंट, ये यहाँ से मान लिया आपने, यहाँ से ले लिया, और ये यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से ले लिया, और ये यहाँ से ले लिया। अगर हम कहते हैं कि भाई आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ये, अगर इसके बीच का एरिया हम निकाल लेते हैं, तो ये जो एरिया निकलता है ना, ये एरिया आपका एक प्रोबेबिलिटी का ही काम करेगा। एरिया निकालने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम इन दोनों पॉइंट के बीच की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि भाई इन दोनों पॉइंट की, हम मान ले हमने एज फाइंड आउट करनी है कि भाई इतने एज के कितने आदमी हैं, तो हम ये प्रोबेबिलिटी, ये एरिया निकाल लेंगे, और उस एरिया से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कि इस एज के कितने आदमी हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अगली बात क्या है, अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट दिमाग में एक बात रखनी है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड होता है, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसका मीन म्यू है, और सिग्मा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम जो डिफाइन करते हैं वो इस तरह करते हैं। ठीक है, ये मतलब एक बार फिर मैं बता देता हूँ, मतलब आपने दिमाग में ये रखना है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड होता है, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो अगर उसका मीन म्यू है और उसमें सिग्मा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसके लिए उस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो इस तरह डिफाइंड होता है, उसमें आपका ये है अगर वहाँ पर म्यू 0 है तो। अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, जैसे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया था उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने लिया था, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। अगर इसके अंदर नॉर्मल जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आप अगर म्यू इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आप 1 ले लेते हैं और वो उसमें पुट कर देते हैं, तो आपका जो फंक्शन है f(x) वो क्या हो जाएगा 1/√π और e⁻⁻ में x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अगर ये आप उसमें रख देते हैं स्टूडेंट, ये जो आपके पास बचा है दिस इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर बताता हूँ स्टूडेंट,
अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, या आप ये कह सकते हैं अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस में अगर आप म्यू इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो वहाँ पर जो वैल्यू आती है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वो आपका क्या होता है, वो होता था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं, ये आपने इसमें कई बार 1 नंबर 2 नंबर में ये आ जाता है, तो आपने इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको कैसे डिफाइन करना है। अब ये जो चीज़ है ना, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये तो है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। किसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप म्यू इज इक्वल टू 0 और सिग्मा इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ग्राफ बनाते हैं, जो अब हम इसके लिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफ आपने पहले भी बनाया हुआ यहाँ। अब मैं एक बार फिर इसको बनाता हूँ। तो जिस तरह स्टूडेंट यहाँ पर आपने मान लिया ये हो गया आपका ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें अब आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है जहाँ से ये देखो, यहाँ से तो ये इस शेप में आया और यहाँ से ये इस शेप में हो गया, यहाँ से ये इस शेप में आया, सॉरी यहाँ से ये इस शेप में आया और यहाँ से ये इस शेप में हो गया। तो ये चीज़ जो यहाँ से जो ये था, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कन्वेक्स की फॉर्म में होगा स्टूडेंट, और यहाँ से क्या चलेगा, कनकेव की फॉर्म में होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैं बाद में भी कराऊंगा। तो यहाँ जो ये चेंज होता है, यहाँ इसकी सीध में यहाँ होता है 1, और यहाँ से जो ये चेंज में होता है स्टूडेंट, यहाँ जो चेंज में होता है, इसे यहाँ से ये होता है 1। मान लिया ये 1, ये -1, ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका -2, और ये जो स्टूडेंट आप यहाँ पर लेते हैं, इसको आप ले सकते हैं -3, और इसको आप यहाँ ले सकते हैं 3। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, सॉरी ये 3 सिग्मा, ये आपका हो जाएगा माइनस सिग्मा, ये होगा -2 सिग्मा, ये हो जाएगा -3 सिग्मा। तो ये चीज़ आपने ये देखना है। तो यहाँ जो x की वैल्यू है स्टूडेंट, ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पर ये क्या होता है, म्यू, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सिग्मा। तो यहाँ पर जो ये जो चीज़ है ना, इस पे यहाँ पर जो x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू म्यू प्लस में सिग्मा, और यहाँ पर क्या होगी, म्यू माइनस में सिग्मा। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू इस टोटल इस वैल्यू का जो सम होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1। तो ये इतना ही इधर जाता है, इतना ही इधर जाता है। मैं अभी इसकी सिमेट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, सिमेट्री में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो एरिया है, अब ये एरिया होगा ना आपका पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एरिया है, यह z की डिफरेंट वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी बनाता है। ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया, दिस इट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ z। ये अलग अलग z की डिफरेंट, ये एक्चुअली क्या है कि ये z की वैल्यू है। यहाँ पर क्या होता है, ये म्यू इक्वल टू z होता है, और इस पॉइंट के ऊपर म्यू इक्वल टू z होता है। मतलब ये कि यहाँ पर मीन मोड मीडियन सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये z की वैल्यू है अलग अलग। अरे इस z की वैल्यू के लिए ये क्या है, ये जो वैल्यू के लिए ये प्रोबेबिलिटी, ये जो एरिया z की वैल्यू के लिए जो एरिया आप निकालते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है। ये मैंने पहले भी आपको बता था। अब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो स्टूडेंट, जो z की किन्हीं खास वैल्यू के बीच में प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी मीन एरिया। मतलब ये होगा कि भाई एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी आप टेबल में देखते हैं
और जितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है ये उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में जितनी हुई उतनी ही ये क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। अब हम जो ये जो ग्राफ है ना स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है इसमें हम क्या करते हैं कि z की वैल्यू सबसे पहले इसमें यहाँ पर z की वैल्यू हम मान लेते हैं 0। ये z की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। इसमें 0 to 1, यहाँ 1 to 2 2 2, यहाँ 0 to -1 -1 to -2, इस तरह जितना यहाँ लेते हैं इतना ही हम इधर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये इस पे म्यू भी होता है, ये भी होता है। आप इसको कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, म्यू माइनस में x इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, म्यू प्लस सिग्मा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस में सिग्मा, इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस में 2 सिग्मा, और इसको म्यू माइनस में 3 सिग्मा। इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो टोटल सम है इस एरिया का जो टोटल है वो टोटल इस एरिया का क्या होता है, टोटल इज 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कितनी उसके प्रोबेबिलिटी का टोटल सम कितना होता है स्टूडेंट, वो 1 होता है। तो टोटल एरिया, जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट। तो ये तो था यहाँ तक स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो ये उसके बाद जो ये स्टूडेंट यहाँ पर है, मान लिया अब हम ये देख लेते हैं इसमें ये यहाँ से यहाँ आपने ले लिया, और यहाँ से आपने स्टूडेंट यहाँ से आपने यहाँ ले लिया। अब ये जो एरिया, ये जितना एरिया इधर होगा स्टूडेंट उतना ही एरिया इधर होगा। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल इसको बोलते हैं। मान लिया ये एरिया है स्टूडेंट, ये एरिया, ये जो एरिया है ना इसका, ये जो एरिया है ये एरिया, मतलब इस लाइन से ये जो लाइन है ना z की लाइन, z म्यू इक्वल टू z मीन मोड मीडियन, इस लाइन पे बराबर होते हैं। उनको हम 0 कंसीडर करके चलते हैं। 0 यहाँ होता है, मीन मोड मीडियन इस लाइन पे क्या होता है, 0 होता है। अगर मीन मोड मीडियन 0 यहाँ पर है तो इसका क्या होता है, 50% एरिया इधर होता है, 50% इधर होता है। मैं लिख देता हूँ 50% तो इधर होता है और 50% आपका क्या होता है स्टूडेंट, इधर होता है। इस 50% में जो ये 50% इधर होता है इसको हम 0.5 भी बोल देते हैं, 0.5%, और इसको भी हम बोल देते हैं 0.5%। इतना इतना इधर होता है। इसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, हम इसको जो ये वैल्यू है इसको 0.3413 से डिनोट करते हैं, 0 से लेके 13 तक। एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें हैं ना स्टूडेंट, हम एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में ये पॉइंट रखते हैं। उस टेबल के बाद रखने के बाद उस टेबल से हम ये वैल्यू निकालते हैं, और हम इसको वैल्यू निकालने के बाद ये सारा उसमें करते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है स्टूडेंट, अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको ना मैं प्रॉपर्टी थोड़ी सी बता देता हूँ इसके अंदर। अब स्टूडेंट जो ये आपके पास है, मैंने ये बताया था कि भाई ये जो है आपके पास, ये मैंने चीज़ें आपको बताई दी थी स्टूडेंट। यहाँ पर इस पॉइंट पे, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, आपने ये पॉइंट यहाँ ले लिया, और ये ले लिया आपने स्टूडेंट। ये जो पॉइंट है, मान लिया ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू स्टूडेंट आपका मीन होता है, और ये z होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप -1 सिग्मा कह सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से ले लो इसको, -2 सिग्मा कह सकते हैं। यहाँ पर क्या -3 सिग्मा कह सकते हैं। यहाँ पर आप 1 सिग्मा, यहाँ पर 2 सिग्मा, और यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 सिग्मा स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि भाई एक तो नंबर एक ये सिमेट्रिकल है। ये आपने जो ये है ना, जो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो जो है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रॉपर्टीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। तो जो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, नंबर एक तो ये होता है सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, नंबर एक तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर एक तो ये होता है स्टूडेंट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये दोनों बराबर बराबर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं दोनों तरफ सेम होता है, ये इधर भी और इधर भी, इसलिए हम इसको सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद नंबर दो मैं ये भी कह सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या होता है, बाईलेटरल होता है। बाईलेटरल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, बाईलेटरल का मतलब होगा कि भाई ये दो बराबर भागों में बांटता है। और अगर अब दूसरे वे से आप समझो, मान लिया आपने ये लिख दिया स्टूडेंट 8 लिख दिया, और 8 के बीच से आपने कोई लाइन काट दी, तो ये कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 भागों में बट गया। तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। 4 बाईलेटरल नहीं हुआ ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 भागों में बट गया। तो बाईलेटरल का मतलब क्या होगा, 2 भागों में बटता है। और उसके बाद ये क्या था, जीरो स्क्यूनेस का मतलब ये होगा कि ये 0 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टॉप में स्क्यूनेस होता है, और इसका कुर्टोसिस
जीरो स्क्यूनेस होता है। और जो इसका कुर्टोसिस होता है वो होता है 0.263। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपने ध्यान रखनी है स्टूडेंट। जीरो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट इसमें कि भाई जो आपका मतलब ये है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक मतलब बराबर से इधर गया और बराबर से इधर गया। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है। मान लिया जैसे ये इस तरफ चला गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको पॉजिटिव कह देंगे। और अगर मान ले यहाँ इस तरह आ गया और फिर ये इस तरह चला गया, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने यहाँ पर देखना है। दूसरी बात ये क्या है स्टूडेंट कि भाई इसके अंदर तो मीन, ये तो आपने देख ही लिया, मीन मोड मीडियन यहाँ पर बराबर होता है और इट एक्सटेंड्स -∞ टू +∞। ये सॉरी हाँ, -∞ टू +∞ पे जाता है। टोटल एरिया, ये इसका जो टोटल एरिया है वो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व, टोटल एरिया ऑफ दिस नॉर्मल कर्व इज टेकन कितना 1। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। प्रोबेबिलिटी इज, क्योंकि लिख देते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो -∞ टू यहाँ पर -∞ टू क्या होगा, ये हम म्यू ले लेते हैं। -∞ अब दो भागों में बट गया, -∞ टू म्यू ले लेते हैं और म्यू टू +∞ ले लेते हैं। दो भागों में हम इसको बांट देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये होगा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो x की वैल्यू में रखा जाएगा, वो यहाँ पर जो हमें x जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लिया हमने x की किसी वैल्यू पे फाइंड आउट करनी है, जो x की किसी वैल्यू जो हमें रखा जाएगा उससे हम स्टूडेंट क्या निकालते हैं, हम z की वैल्यू निकालते हैं। और z क्या होता है, जो z रिप्रेजेंट करता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जो क्वेश्चन में जो z रिप्रेजेंट करता है वो मोड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है स्टूडेंट, वो मोड की वैल्यू नहीं है, नहीं वो किसी की वैल्यू है, वो तो z एक टोटल एरिया है। z इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट द वैल्यू, मैं लिख देता हूँ z रिप्रेजेंट्स द z इज द वैल्यू, z रिप्रेजेंट द एरिया, z रिप्रेजेंट द एरिया, वैल्यू z जो आपकी जो वैल्यू z की जो वैल्यू आएगी वो क्या करती है, वो एरिया रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसकी क्या है, वो ये है कि जब मीन मीडियन और मोड जो ये लाई करते हैं ना, ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। किस पॉइंट पे लाई करते हैं, ये 0 पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है ना, अलोंग द बेस लाइन, इसको हम बेस लाइन करते हैं और बेस लाइन पर इस जीरो के ऊपर मीन मोड मीडियन इसके अंदर लाई करते हैं। ठीक है, और जो पीक जो इसमें आप ये भी कह सकते हैं ये यूनिमोडल है। ठीक है स्टूडेंट, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, चलो मैं अगले पॉइंट पे चला जाता हूँ। यहाँ पर आपके इसमें एक तो ये क्या है स्टूडेंट, इट इज़ यूनिमोडल। अगला जो पॉइंट हो जाएगा 5 6 जो भी आपने बनाना है, ये हो जाएगा यूनिमोडल। यूनिमोडल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो आपका है आप इसको कह सकते हैं कि यूनिमोडल है। यूनिमोडल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आपने देखा था स्टूडेंट, ये जो आपने देखा था ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे ये आपका गया था, ये गया था यूनिमोडल। ये जो पीक है ना, इसमें पीक एक ही है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये यूनिमोडल है। अगर इसमें मान लीजिए होता ये फिर ये हो जाता, फिर ये हो जाता, फिर ये, तो इसमें क्या होता कि ये आपके पीक कितने हो गए, दो पीक हो गए, तो ये बाई मॉडल हो जाता। तो इसमें तो सिर्फ एक ही पीक है, तो एक ही पीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका यूनिमोडल है। पीक इज 1, पीक इज 1 ओनली, तो इसलिए ये आपको जस्ट समझने के लिए है। तो मैक्सिमम और जो इसमें ऑर्डिनेट है, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो किस पॉइंट पर ओकर करता है, वाई पॉइंट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट, मैक्सिमम पीक या मैक्सिमम ऑर्डिनेट करो, चलो मैक्सिमम ऑर्डिनेट ओकर्स एट वाई एक्सिस, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है ओकर्स एट एक ही वाई एक्सिस पे, इस पे एट द सेंटर, तो एट सेंटर, ये जो सेंटर के ऊपर इसमें इसका जो सेंटर है ये सेंटर के ऊपर ये ओकर करेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं, अब इसकी वैल्यू देखो किस किस के बीच में लाई करी, यहाँ पर क्या होता है -3 सिग्मा और यहाँ पर क्या होता है +3 सिग्मा और यहाँ पर क्या होता है
2 सिग्मा, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा, ये 0 हो ही गया, ये पर 1 हो गया, ये पर 2 हो गया, तो ये माइनस सिग्मा हो गया, -2 सिग्मा हो गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस किस के बीच में लाई करी स्टूडेंट, -3 सिग्मा के और +3 सिग्मा के बीच में लाई करी। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट असिम्प्टोटिक टू, मैं आपकी जो बुक में दे रखे ना वो भी करा दूंगा, वो भी रिपीट करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेनी। तो मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा सा अभी तो बेसिक ही बता रहा हूँ, बुक वाले करा दूंगा। असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, तो असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो असिम्प्टोटिक्स टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है असिम्प्टोटिक्स का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो लाइनों का डिस्टेंस कम तो हो रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। अगर मिल रही है तो कहीं पर तो वो इनफाइनाइट पर मिल रही है, हमें नहीं पता। जिस तरह ये है, ये यहाँ बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और इसी तरह ये यहाँ पर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ये कहीं इस लाइन के पैरेलल तक कहीं जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन कहीं पर नहीं मिलेंगी। दो लाइनों में ये जो लाइनें इसके आसपास जाती रहेंगी, नज़दीक, इसके धीरे धीरे इसके नज़दीक तो होती जा रही है, लेकिन लास्ट में जाके कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर कहीं पर मिलती हैं तो इनफाइनाइट पे मिलती हैं, तो इसे बोलते हैं असिम्प्टोटिक्स। तो ये असिम्प्टोटिक्स टू एक्स एक्सिस भी होता है, ठीक है। अब इसको आप इसको यूज करते हैं जो स्टूडेंट, टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज, मतलब डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसमें आप ये किस काम आता है एक्चुअली, ये काम आता है टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम द मीन, टू फाइंड द डेविएशन, टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम मीन, टू फाइंड द डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो थोड़ा सा बच गया, वो ये क्या है कि भाई अगर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे मैंने बता तो दिया था, लेकिन फिर मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। चलो मैं इसी में बता देता हूँ स्टूडेंट। जैसे एक तो ये यहाँ पर आपका कन्वेक्स है, और यहाँ एक यहाँ से आपका कन्वेक्स है। जो चेंजिंग कहाँ से शुरू हुई, इस पॉइंट से। यहाँ आपका क्या था, कन्वेक्स था, और यहाँ आपका क्या हुआ, कन्वेक्स हो। तो यहाँ जो चेंजिंग कहाँ से शुरू हुई, तो यहाँ से शुरू हुई। तो इसलिए तो आप यहाँ से ले लो, मान लिया ये ले लो, और उसी प्रकार ये ले लो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट से ग्राफ मतलब में चेंजिंग आती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो आपका क्या हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से जो कन्वेक्स था, यहाँ से कनकेव शुरू होगा। ये जो पॉइंट है, इसमें ये किस पे होता है, ये सिग्मा पे होता है। इधर भी इतना ही पॉइंट होता है, इस पे भी वन दोनों की 1 पोजीशन पे होता है। पॉइंट वेयर द कर्वेचर चेंजेज इट्स डेविएशन, ये चीज का याद रखना है। ये जो वेयर कर्वेचर चेंजेज इट्स डायरेक्शन या पोजीशन, डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ का और यहाँ पर स्टूडेंट हमने ध्यान रखना है कि भाई मान लिया ये यहाँ से ये जो हो गया, यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या है, मैं फिर आपको यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट। ये इसमें ये आपका क्या होगा, 50%। एक्चुअली इसको ना 10,000 वो माना जाता है स्टूडेंट, कि भाई ये जो आपका है ना, ये जो मतलब इसमें इट इज हैविंग द 10,000 को लेके हम इसमें चलते हैं। और 10,000 को हम क्यों लेके चलते हैं स्टूडेंट इसमें, क्योंकि ये जो है ना, इसमें हम जो इसके पॉइंट, जो इसमें पॉइंट आता है ना, ये पॉइंटों को रिमूव करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए या पॉइंटों को रिमूव करने के लिए, तो हम 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया था कि आपको ये 0 से 1.3413 के बीच में थे, लेकिन अब हम देखो दूसरे वे से इसको कर सकते हैं। ये क्या होता है परसेंटेज में, 34.14% होता है स्टूडेंट, ये इधर वाला। इसी प्रकार ये इधर वाला भी कितना होगा, ये भी होगा 34.14। अब हम अगर इसकी बात कर लें, अब ये जो टोटल है, ये और ये कितने परसेंट होगा, 34 + 34, ये क्या होगा 61.4 सॉरी से, तो ये हो जाएगा 68.28, ठीक है। 68.28 पॉइंटों के बाद थोड़ा बहुत कोई किसी बुक में थोड़ा बहुत पॉइंटों में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान ली स्टूडेंट यहाँ पर
इसकी बात आप करते हैं, देखो ये तो आपको पता चल गया, ये बीच में लाइन होती है, इसके इधर 50% होता है, इसके इधर 50% होता है, और जहाँ पर ये पॉइंट होता है 1, ये 1 सिग्मा और माइनस सिग्मा, इन दोनों के बीच का एरिया कितना होगा 68.28। इसका मतलब यह होगा कि सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन लाई करती है। देखो 68% हो गया, तो ये सेंटर होगा, सेंटर का पॉइंट होगा, तो सेंटर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन लाई करेगी। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट की बात स्टूडेंट। अगर सेकेंड पॉइंट की बात आप करते हैं, यहाँ पर जो इसकी बात करते हैं, तो ये होता है 13.59, ये वाला, इधर वाला और इधर वाला, इसका ये 13.59, ये 13.59, तो 13.59 ये हो गया और 13.59 ये हो गया। अब 34 और ये कितना हो गया स्टूडेंट, 4 3 7, 3 और 1 4, तो ये आपका कितना होगा 34%। तो 34% का मतलब ये होगा स्टूडेंट, दोनों देखो इसको मतलब ये 68% तो ये हो गया, 68% में 27% और हो गया। तो अगर ये आपका हो जाता है टोटल, यहाँ पर इसमें ये 95.46% हो गया स्टूडेंट, 95.46। अगर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा 95.46% हो गया। तो लगभग सारा ही कवर हो गया। तो इसके बाद जो बचता है एरिया स्टूडेंट, यहाँ इसके बाद जो एरिया बचता है, और इसके बाद जो एरिया बचता है, वो एरिया आप ये कह सकते हैं कि वो बचता है 2.14, और यहाँ पर क्या होता है 2.14, 2 के बाद में, इसके बाद में 2.14, और यहाँ 2 के बाद में 2.14। तो 2.14 का मतलब क्या होगा, अब ये 2.14 इधर है, 2.14 इधर, अगर इसको भी जोड़ दिया जाए स्टूडेंट, ये टोटल बढ़ता है अपना 99.74%। ठीक है, बाकी जो बच जाता है वो फिर लास्ट में होता है, वो इन्फिनिटी के उसमें आ जाता है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि इट कवर्स टोटल 10,000 क्लासेस। आप इसमें एक वजह से हम ये भी कहते हैं स्टूडेंट, इट कवर्स टोटल 10,000 क्लासेस। अब 10,000 क्लासेस हम इसमें कैसे केसेस, 10,000 केसेस हम कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो अगर आप इसको ले ना, ये 0.341 इसकी वैल्यूज होते हैं, 0.341 होते हैं। 0.34 को हम पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको टोटल में ना 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1000 में कन्वर्ट करने के बाद अपने पास 34.14 इस तरह की वैल्यू आ जाती है परसेंटेज में करने के लिए। तो इसलिए इसको नॉर्मल का अगर कोई पूछ बताता है इट कवर द 10,000 केसेज, हम मान के चलते हैं, ये तो हमारा मानना है, हम 100 में भी मान सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो स्टूडेंट ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी जनरलाइज वे से जो मैंने आपको बताई। अब मैं इसकी जो आपको आपकी बुक में जो दे रखे हैं ना स्टूडेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले जो बुक में दिया हुआ है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मैं थोड़ा सा जो अभी तक मैंने कराया स्टूडेंट, मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार, फिर दोबारा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चीज़ का ये भी आपने ध्यान देना है, ये जो लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी, क्योंकि पॉइजन भी वही था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो ठीक है ना। इसके अंदर उसमें क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल इज इंडेफिनेटली लार्ज, इसके अंदर भी क्या होता है n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ये लेकिन उसमें क्या था, p था वेरी स्मॉल, इसमें कि क्या है, नाइदर p स्मॉल है नोर आपका q, नाइदर p इज स्मॉल नोर q इज स्मॉल, इसमें न p स्मॉल है न q स्मॉल है। तो ठीक है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी, f(x) जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था वो क्या था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, मैं इसकी प्रॉपर्टी एक बार धीरे धीरे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपकी बुक में है उसको भी एक बार कवर कर देता हूँ। सबसे पहले कवर इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल अबाउट द x इज इक्वल टू मूव, ये मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस इज 1 पॉइंट, मतलब जो टोटल एरिया है, ये सारा का सारा जो टोटल एरिया है ये आपका 1 है। प्रोबेबिलिटी दैट एट लाइज बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो हम जो प्रोबेबिलिटी a और b के बीच में जो लाई करेगी वो हम एरिया से निकाल देंगे, मतलब वो एरिया होगा a और b के बीच में। तो अगर मान ले इसको आप यहाँ a मानते हैं, इसको आप b मानते हैं, तो ये जो एरिया a और b के बीच में हो जाएगा, वो कोई बात नहीं। मीन मोड मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मोड मीडियन जो मैंने बार बार बताया, यहाँ पर इस पॉइंट पे मीन मोड मीडियन बराबर होता है। जैसे ही x इंक्रीज होता है न्यूमेरिकली, f(x) डिक्रीज रैपिडली, मतलब क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है x इक्वल टू 0, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है या घटती जाती है, तो ये ग्राफ यह नीचे होता चला जाता है।
ठीक है। तो अब एरिया बाउंडेड बाय द नॉर्मल कर्व, अब क्या हो जाता है, अगर आप म्यू प्लस माइनस में सिग्मा कवर करते हैं, मान लीजिए ये माइनस में यहाँ तक एरिया करते हैं, ये 68.27 आपकी बुक में दिया हुआ, मैंने 68.28 का है। ठीक है। दूसरी बात है, अगर यहाँ तक 2 यहाँ तक लेते हैं, ये 95.46 का है, और यहाँ पर लेते हैं तो 99.473 या 74, ये इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी में है। उसके बाद है एक्स एक्सिस इज असिम्प्टोटिक टू द कर्व, एक्स एक्सिस जो है असिम्प्टोटिक टू द कर्व है, वो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसोक्रोटिव है। मेसोक्रोटिव का मतलब यहाँ पर गामा 1 इक्वल टू 0 और गामा 2 इक्वल टू 0, तो ये मेसोक्रोटिव कोई खास बात नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0 होता है, सिग्मा इक्वल टू आप 1 ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो ये अभी तक आप हमने किया स्टूडेंट, इसको हम अभी तक इसको नॉर्मल, ये सारी चीज़ें बेसिक थी, आपने इसको ध्यान देना है। उसके बाद स्टूडेंट हम करते हैं इसका वर्किंग रूल। भाई अब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन तो देखो स्टूडेंट करने का, ये तो आपका बेसिक चीज़ें थी। अब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं वो चीज़ का आपने ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में मान ले, सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो करने हैं ना, उसमें आपने क्या करना है, एक तो आपने सबसे पहले लेनी है यहाँ पर जेड की वैल्यू। जो जेड की वैल्यू है स्टूडेंट, मैं लिख देता हूं, व्हेन, चलो, वेरिएबल इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वेरिएबल आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहला काम आपका क्या है, कन्वर्ट x टू ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बाय, कैसे करेंगे, बाय द फार्मूला। अब देखो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो गया है, क्वेश्चन करने का मेथड आ गया। अब तक जो थ्योरी थारी हमने की थी वो इसका थोड़ा ही बहुत यूज इसमें होगा। मान लिया जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपका क्या था, देखो स्टूडेंट, ये जो चीज़ें हैं ये जेड की वैल्यू, मैंने पहले भी बताया था, जेड की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये जेड की वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये जेड की वैल्यू मत समझना, ये जेड की वैल्यू है, एक्चुअली हम एरिया फाइंड आउट करने, मैंने पहले भी बताया था। तो हम जेड निकालेंगे यहाँ पर, और जो जेड की वैल्यू निकलेंगे उसके ऊपर एरिया निकालेंगे। तो जेड इक्वल टू आपके पास क्या था, वो जेड इक्वल टू था आपके पास एक्स माइनस में म्यू और डिवाइड बाई सिग्मा। इसको आप नंबर 1 मान लो। ठीक है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, फाइंड द लिमिट ऑफ जेड कोरस्पॉन्डिंग टू द लिमिट ऑफ एक्स। कैसे, अब देख एक बार तो पुट करोगे, वहन एक्स इज इक्वल टू ए, तो उसके बाद जेड क्या हो जाएगा, ए माइनस में म्यू और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सिग्मा। और वहन एक्स इज इक्वल टू बी पुट करोगे तो जेड क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस में म्यू एक्स, ए माइनस में म्यू बाई सिग्मा। जेड एक्स इज इक्वल टू बी पुट करोगे तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस में म्यू और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो ये जब चीज़ आप पुट करोगे स्टूडेंट उसमें, तो आपकी ये किसकी लिमिट आएगी, ये आएगी जेड की, और एक्स की क्या लिमिट आएगी, ए से बी। देन लिमिट ऑफ जेड, अब फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, इसके लिए लिमिट जेड की लिमिट क्या आएगी, ए माइनस में म्यू बाई सिग्मा इज लेस देन जेड और इज लेस देन बी माइनस में म्यू बाई सिग्मा। ठीक है। तो ये आपका माइनस में सिग्मा, तो ये वैल्यू आ गई। तो उसके बाद ये वैल्यू आप देखेंगे स्टूडेंट, और ये वैल्यू फिर हम क्या देखेंगे, इस वैल्यू के ऊपर हम देखेंगे कि भाई आपने जो वैल्यू निकाली वो एक, फिर आपको एक टेबल दी जाएगी स्टूडेंट, जो आपकी बुक के बाद में भी एक टेबल देख के मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये बुक के बाद में एक टेबल दी हुई मिलेगी स्टूडेंट, उस बुक के बाद की जो टेबल है वो टेबल आपने यूज करनी है, और उस टेबल से ही ये है स्टूडेंट आपकी बुक में, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये आपने दे रखा है। या एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो वैल्यू दे रखी है ना स्टूडेंट, ये ई रेज टू द पावर माइनस एम की वैल्यू, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये इसके बीच में दे रखी है, और इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो ये देखो, ये यहाँ पर एक टेबल ये दे रखी है स्टूडेंट, इसके लास्ट में जो आपने ये देखनी है।
ठीक है। ई रेज टू द पावर, यहाँ पर ई रेज टू द पावर माइनस एम है, ये एम की वैल्यू ही, जो ये एम की वैल्यू है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ई रेज टू द पावर माइनस एम, ये माइनस पहले ही दे रखा, तो ये चीज़ आपने 0 से 1 के बीच में जब भी लाई करती है, इसमें आपने देखना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो ये टेबल है, इस टेबल से आप इसका यूज़ करते हैं। एक ये आपके जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ये चीज़ आप ये यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड, ये आप एग्जाम में भी ले जा सकते हैं टेबल। तो इसके आपने इस तरह इसके क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट। एक मैं वैसे चाह रहा था कि आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करवाना, चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वैसे तो लेंथी होगी ये वीडियो, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लिया आपके पास, ओके स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लेंथी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज के। थैंक यू वेरी मच।